कोई बाबा नहीं, कोई नजूमी नहीं, किसी से अपना सरोकार नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों पेशगोइयाँ क्यों सही निकल रही हैं। जैसे ये पेशगोइयाँ, अब ऐसे तो नहीं कह सकते नाउज़ुबिल्लाह गैब का इल्म तो किसी के पास भी नहीं है भाई, किसी बशर किसी इंसान के पास नहीं है। पर ये कि कभी कभार कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि उनकी बड़ी काली ज़ुबान है, हैं? मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, हैं? एक काली ज़ुबान है। खैर एनीवे, जो कह देते हैं ना वो कभी कभार हो जाता है, और अच्छी चीज़ें हों तो हों, बुरी चीज़ें भी होना शुरू हो जाती हैं। खैर एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सियासत के मुतालिक मैंने कुछ क्यासाराइयाँ की थी, लेकिन क्योंकि मेरा सियासत का शो नहीं, इस वजह से सारी क्यासाराइयों का महवर जो था वो मईशत था। नंबर 1 पेशगोई, आप सारे शोज़ उठा लें, आप इधर नजूमी सेठी के उठा लें, उधर शाज़िब अरशद के उठा लें, इधर इमरान खानज़ादा के उठा लें, जिसका शो मर्जी आप चाहें उठा लें। उन सारे शोज़ के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने सारी गलत बातें की होंगी, नहीं एंकरों की बात नहीं कर रहा, सारी बातें ऐसी की होंगी जो कि सच साबित नहीं हुई। और मैं 1 बजे का छोटा सा एंकर, उसकी बातें कैसे सही निकल रही हैं, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। इस नुक्ते के ऊपर भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। बात यह है कि कहीं मईशत को सामने रख के जो बातें की गई, आपको मैं क्लियर कट बता दूं। नंबर 1 पेशगोई, नंबर 1 पेशगोई, पीडीएम की हुकूमत टाइम पर खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी, और उस दिन पीडीएम की हुकूमत फिनिश हो जाने के बाद नई निगरां हुकूमत आएगी। पेशगोई नंबर 1, टिक, करेक्ट। नंबर 2 पेशगोई, नंबर 2 पेशगोई, इलेक्शन वक्त पे होंगे या वक्त से पहले होंगे। नंबर 2 पेशगोई, यह भी दुरुस्त। नंबर 3 पेशगोई, हुकूमत किसकी आएगी, यह तो मैंने अभी तक बताया नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। खैर आगे चलें जनाबे वाला, अब मईशत पे आ जाए। पता आप लोगों को सब कुछ है, मुझे ऐसे ही आप लोग कहते रहते हैं, मेरे से ज़्यादा बड़े नजूमी तो आप हैं। यहाँ पर मेरे साथ बहुत अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अहमद चिनाई साहब जो कि डायरेक्टर PSX, इसके अलावा ताजिर सनतकार बरादरी का एक नामवर नाम, माजी में CPLC के सरबराह और मुल्की मईशत और सियासत पर गहरी निगाह रखने वाली जय्यद शख्सियत। वेलकम करता हूँ सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब अहमद चिनाई साहब, आपकी पेशगोइयाँ भी बहुत मशहूर हैं और बहुत सारी सच भी निकल आती हैं। अब मसला कुछ इस नौइयत का है कि मईशत अब बेहतरी की तरफ ले जाना हमारी मजबूरी बन चुका है। उसके लिए एक प्रोग्राम पेश हो चुका है, वो प्रोग्राम बहुत मुफस्सिल है, उसके बारे में बार बार बात नहीं करूँगा। SIFC भी उसमें शामिल है, एंटी स्मगलिंग के भी उसके अंदर मेजर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के, एंटी ब्लैक मार्केटिंग के भी हैं, ये कंबाइंड हैं, ग्रीन पाकिस्तान है, माइंस एंड मिनरल्स है, ये एक प्रोग्राम। दूसरा जो है वो डेफिनेटली वो पैरेलल है, वो इन ग्रोन या इन बिल्ट नहीं है, वो बाहर से आया है, वो है IMF प्रोग्राम। इधर आपने देखा कि IMF की जो सरबराह थी उनसे हाथ मिलाया गया और यहाँ पर इलेक्शन का ऐलान। इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे IMF प्रोग्राम की शराइत भी मौजूद है। एक तो हमारा प्रोग्राम, उसके बारे में तो मैंने टीवी पर भी देखा, आपने बहुत सारी अच्छी बातें की, लेकिन अब दूसरी तरफ IMF का प्रोग्राम शराइत सख्त, आपके ख्याल से विल बी एबल टू, बिकॉज देयर 60 days मोर फॉर दैट एज वेल, आपके ख्याल से आर वी ऑन द राइट ट्रैक टू रिमेन इन द IMF प्रोग्राम? फिर मैं मुकामी प्रोग्राम के बारे में बात करूँगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक IMF का ताल्लुक़ है, जी बिल्कुल हमें IMF के प्रोग्राम पे चलना चाहिए। हमने एक सवरीन गारंटी दी है, मुआहदा किया है, और उस मुआहदे को जो है वो मैं सवरीन समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुआहदा है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये पाकिस्तान की मईशत को जो है वो सही ट्रैक पर डालने की एक कोशिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप गौर से इस पूरे प्रोग्राम को देखें, उसकी शराइत को देखें, तो बज़ाहिर तो आपको ये बड़ी सख्त लगती हैं, लेकिन कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि आप चीज़ एक 10 रुपये की प्रोड्यूस कर रहे हैं और 5 रुपये की बेच रहे हों। ये सब्सिडी हमें लामहला ख़त्म करनी है। हमें अपने गवर्नमेंट को जो है वो नुकसान में नहीं डालना, प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर ले। हाँ,
ये ज़रूर हो सकता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम, फूड सपोर्ट प्रोग्राम जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है उसको जारी रखे, उसको ज़्यादा करे, उसको वसी कर दे, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उमरा के ताजिर लिए सनतकार भाई मानने के लिए तैयार है कि देखिए- सब्सिडीज खत्म हो जाए? देखिए बिल्कुल हर एक को यह जो मानना पड़ेगा किसी सूरत में, और अगर ये नहीं मानते तो मेरा ख्याल है कि इसका इलाज यही है कि जी जो IMF की शराइत हैं जो पाकिस्तान के मईशत के मफाद में है उसको मनोन आगे लेके चलें। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि IMF से हाथ मिलाया और इलेक्शन की जो है वो तैयारी हो गई या डेट अनाउंस हो गई। देखिए ये तो जब IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ था जिसमें $3.3 बिलियन की ट्रेंच थी, उसकी 3 शराइत थी। पहली शराइत ये थी कि एक ट्रेंच हम आपको 1.1 अभी दे रहे हैं, एक 1.1 जो है वो देंगे जब केटेगर गवर्नमेंट होगी, जो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आ जाएगी, और एक उन्होंने कहा था कि तीसरी जो है वो जैसे ही नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी हम उसको देंगे और उसके साथ नया मुआहदा करेंगे। देखिए कोई भी डोनर एजेंसी जो होती हैं वो अपनी शराइत को इसी सूरत में बनाती हैं कि उनको ये इल्म होना चाहिए कि एक स्टेबल लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट मौजूद है जो न सिर्फ उनके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी बल्कि उनके पैसे भी वापस करेगी। तो हर डोनर को जो है वो हमेशा ये खदशा होता है और ये आपसे पूछता ज़रूर है कि पैसे कैसे वापस करोगे। तो पैसे वापस करने के तरीक़ेकार भी वो ख़ुद बता रहे हैं कि इस तरह तुम फंड रेज़ करना और हमें पैसे वापस करना। तो मेरा ख्याल इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। पाकिस्तान इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। 7.2 ट्रिलियन रुपए जो है वो सिर्फ डेट फाइनेंसिंग में जो है वो जा रहा है। लेकिन और ये एक लुक मैं आपको देना जी, क्योंकि जी। आजकल आप ताजिर सनतकार पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपकी तस्वीरें वगैरह मैं देख रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपसे पूछना, ताजिर सनतकार अपनी बात करवाने के लिए गए तो उनकी जब मीटिंग हुई तो उन्होंने साहब को कहा कि जनाब इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाया जाए। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट को तो नहीं बढ़ाया गया ताकि आप लोगों की वक्ती तौर पे तसल्ली हो जाए, लेकिन उसके नतीजे में आपको पता है कि पावर टैरिफ, गैस टैरिफ और दीगर एनर्जी टैरिफ जो है उनमें इजाफा हो जाएगा। 1, 2 पेट्रोलियम का पहले मेंशन कर चुके हैं कि सब्सिडीज हैव टू गो, दे विल गो एंड दे हैव गॉन इन मेनी एरियाज। बट पेट्रोलियम के ऊपर भी आप देखेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की अगर इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ती हैं और डॉलर की कदर में भी इजाफा हो सकता है मुस्तकबिल में, तो 2 pronged इफेक्ट आएगा। या आप इंटरेस्ट रेट को पीछे कैरी करके इनपुट कॉस्ट को बढ़ा दो। एक ही चीज़ है, आप कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को नहीं करना चाहिए था ज़बरदस्ती। इसके बजाय अगर फंडामेंटल्स पे वर्क करते तो बेहतर था कि इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन नीचे ला के किस तरह से ठीक किया जा सकता है, ना कि ये कि आप ज़बरदस्ती करके अपनी बात मानो। देखिए मैं इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ जो हमारा बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, और आपको भी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है। ये वो मुल्क नहीं है कि जहाँ 90% जो है या 80% जो है वो वाइट कैपिटल चल रहा हो। यहाँ अनफॉर्चुनेटली शायद 60-65% जो है वो वाइट है और बाकी ग्रे इकनॉमी है। आप 60-40 कर लें टू बी ऑन द सेफ साइड। देखिए प्रॉब्लम यह है कि ये इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये वहाँ होता है कि जहाँ हर चीज़ बैंक बोरिंग पे होती है। अगर यहाँ आप सिंगुलर बैंक बोरिंग ले लें तो शायद 80% लोग बैंक बोरिंग भी नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जब आप ये कहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं लोगों की स्पेंडिंग्स कम होगी, तो जो 60-65% वो लोग हैं कि जो ब्लैक मनी लेकर बैठे हुए हैं और उससे जो है वो बाइंग करते हैं, तो उनको कौन रोकेगा। तो ये फ़िलॉसफी ही और ये फार्मूला ही गलत है हमारे हिसाब से, और मैंने हमेशा हर प्रोग्राम में इसको एडवोकेट किया है कि जी बेसिकली इतने ह्यूज इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन से ताल्लुक़ नहीं बनता। आप जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ये 7.2 ट्रिलियन की जो इंटरेस्ट की फाइनेंसिंग है वो शायद बढ़ के 8 ट्रिलियन पे चली जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, और ये जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं ये बैंक बोरिंग, हैवी बैंक बोरिंग पर उनका रिलायंस है। जब इनका इनपुट कॉस्ट महंगा हो जाएगा वो चीज़ें महंगी कर देंगे, तो बजाय इसके कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, इन्फ्लेशन जो है वो और महंगा तरीन साबित होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि जी उन कंपनीज़ को रिलीफ दिया जाए, मैं ये कहता हूँ कि जी पाकिस्तान की खातिर के पाकिस्तान का कर्जा ना बढ़े, पाकिस्तान की इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो आसान हो जाए, हमें जो है वो उस पर ज़रूर काम करना पड़ेगा। लेकिन ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, आप याद रखें IMF की पाबंदी है कि आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और मॉडर्न
फ्री मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके माने ये हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। देखिए, तो मैं इसके आपको माने ये कि ये स्टॉप गैप है, अगली दफा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं अली भाई, अगर IMF पे रहना। अली भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी वजह मैं आपको बिल्कुल बताता हूं कि जो हमारा बेसिक इन्फ्लेशन रेट है वो मंथ ऑन मंथ को अगर कंपेयर करें तो वो कम हुआ है। तो जब कम हुआ तो फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी। अब तक हमने जो आप बात कर रहे हैं कि IMF के साथ कि जी इंटरनेशनल जो मॉनेटरी वो चेंजेस हैं उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमने अभी तक रिस्पेक्ट किया हुआ है। आज इंटरेस्ट रेट ना बढ़ना जो है उसका कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं था, नहीं, लेकिन वो हमारी कंडीशंस थी। अभी देखें, ये तो बड़ा अच्छा जो भी इकदाम था, इसका बड़ा फायदा हुआ। उसकी वजह ये कि ताजिर सनतकार तो चुप हो गए, खुश हो गए। इसके नतीजे में किसी एक ताजिर सनतकार तंजीम ने भी पावर टैरिफ पे कोई शोर नहीं मचाया, खामोश सन्नाटा। देखिए, अभी 3 रुपया बात हो रही है, शायद के पावर टैरिफ और बढ़ा देंगे। मैं आपको खामोशी पूरे पाकिस्तान। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, पावर टैरिफ को लिंक कर दिया है उसकी इनपुट कॉस्ट के साथ, और इनपुट कॉस्ट अगर आपकी बढ़ रही है, दुनिया में तेल बढ़ रहा है, हम $80 से $90 पे आ गए, तो क्या आप समझते हैं कि फिर हम उसी एरा में चले जाएं कि जहां 10 रुपये का माल 5 रुपये में बिकता था? 10 रुपये का माल 10 रुपये में ही मिनिमम बिकेगा, शायद ज़्यादा में बिकेगा, ताकि हमारी और कॉस्ट पूरी हो। वो भी फ्री मार्केट प्रिंसिपल है, ये भी फ्री मार्केट प्रिंसिपल। आज जो है वो मैं समझता हूँ हमारी तमाम बिजनेस कम्युनिटी, हमारी तमाम कंज्यूमर्स इस बात पे जो है वो मुत्तफिक हो गए हैं कि अब ये सब्सिडीज़ नहीं मिलेंगी, अब ये सस्ता माल नहीं मिलेगा, अब ये लूट का माल नहीं मिलेगा। वो लूट का माल था जो लोगों को मिल रहा था, और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे थे, और लोगों ने अपनी रेवेन्यूज़ को जो है वो अनलिमिटेड बढ़ा दिया। ज़ाहिर है इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, लोगों को तकलीफ़ भी होगी, आपकी वर्किंग कैपिटल जो है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, आपका जो आम कंज्यूमर है वो मारा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ $90 अगर तेल हो जाता है और वो अगर दोबारा 80 पे आता है, तो फिर गवर्नमेंट को उसको कम भी करना पड़ेगा। एक और बड़ा इफेक्ट ये आया है कि आपने एक्सचेंज रेट देखा कि एक्सचेंज रेट जो इंटर मार्केट बैंक रेट है वो तकरीबन 17-18 रुपये नीचे आ गया है। तो 17-18 रुपये नीचे आने का भी ज़ाहिर है हमें फ़र्क मिलेगा। और चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन हमारा जो है वो एक्सचेंज रेट कम हुआ है, तो इस हिसाब से हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, और नॉमिनल जो है वो बढ़ा के जो है वो हमारा फ़ैसला हो गया। मैं समझता हूँ अगले आने वाले दिनों में अगर डॉलर रेट और नीचे आया और ऑयल का रेट वही रहा, तो शायद हम 10-15 रुपए की पर लीटर कमी भी देख सकते हैं। देखिए, बात यह है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का तो आपने भी जिक्र किया, आपने एक्सप्लेन भी किया कुछ चीज़ें इंटरनेशनल प्राइसिंग मैकेनिज़्म की, लेकिन अहमद चुनाई साहब, हमारे बहुत सारे देखने वाले कहते हैं कि साहब ये स्टॉक एक्सचेंज को किसकी नज़र लग गई, ये एक बैंड में ही मूव हुए जा रहा है। कुछ अर्सा पहले तो आप लोगों ने कहा था कि ये बढ़ के कहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन इसका फिर बैंड बज गया, मेरा मतलब फिर ये बैंड के अंदर आ गया। तो थोड़ा ये हमें समझाएं कि उम्मीदें तवक्कुआत बढ़ाते हैं, फिर दिल क्यों तोड़ते हैं आप लोग, ये समझाएं मुझे जी। अली भाई, देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है वो मैं कल भी पॉजिटिव था, आज भी बहुत पॉजिटिव हूँ। दो मेन वजूहात हैं। एक तो ये कि जो इस वक्त मार्केट के रेट्स चल रहे हैं वो पी रेशो पे 3, 3.5, 4 पे ट्रेड कर रहे हैं। हमारा पी रेशो जो है वो 12, 12.5 होना चाहिए। दो चीज़ें बहुत अहम है इसमें, एक तो जो इंटरेस्ट रेट है 22-23%, और दूसरा जो है वो डिविडेंड ना देना। ये दोनों वो फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर्स को हमेशा शाई करते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें लास्ट वीक बड़ी पॉजिटिव हुई हैं। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट का ना बढ़ना, दूसरा जो है वो डॉलर का नीचे आना, और तीसरा सबसे बड़ा यह है कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट कि जी जनवरी एंड में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर यही टेम्पो बरकरार रहा तो एक आम ख्याल ये है, जो आज मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्वीट्स भी हो रहे हैं और मार्केट की कंडीशन भी हमें ये बता रही है कि वी मे वेल सी कि बाय द टाइम ऑफ इलेक्शन ये प्री इलेक्शन रैलीज़ आएँ और हम शायद 50,000 पॉइंट तक पहुंच भी जाएं। तो ये एक आम ख्याल है, और मैं कहता हूं कि जी ये एक पॉजिटिविटी है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट की लोग बात कर रहे हैं जो अगले 5 साल के लिए आएगी। ये गवर्नमेंट केयरटेकर है, इसके सर्टन पावर्स हैं, ये अपनी बसात में जो है वो मामलात को लेके चल रहे हैं, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जो है वो काम करने में कोशिश हैं।
इसलिए कि बहुत अच्छी टीम बनाई गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टीम के फ़ौरन बाद जो है वो एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, जिसमें अच्छे काबिल लोग आ जाएं, जो इस मुल्क की मईशत को जो है वो आगे लेके चलें। लेकिन इसमें मैं एक बात फिर आपको एक बताता हूँ कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, SIFC का जो इदारा है, जो आर्मी चीफ़ के साथ मीटिंग हुई थी, मैं भी उन 50-60 लोगों में शामिल था जो वहाँ गया था, और जो वाइब्रेंसी मैंने आर्मी चीफ़ की जानिब से, वहाँ पर बैठे हुए तमाम सरकारी एहलकारों की जानिब से देखी, और जब उसका पूरा प्लान स्टडी किया, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके चला जाएगा। आज जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की GDP की, पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट की, पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट की, पाकिस्तान की और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस की, तो मेरा ख्याल इन तमाम चीज़ों का हल जो है वो SIFC ने दिया हुआ है। नहीं, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर का डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है ना, उसमें तो G2G के लिए बहुत सारे कंफर्ट्स हैं। मैं आपको प्राइवेट सेक्टर किस तरह से डिलीवर करेगी ये हम जानना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, पहले तो हम फॉरेन पे आ जाएं, फिर लोकल पे आ जाएं, ये दोनों के लिए है। फॉरेन में हमें ये बताया गया कि जी 25-25 बिलियन डॉलर के जो है वो 4 जगहों से ऑलमोस्ट कमिटमेंट है, और वो 25 बिलियन डॉलर बढ़ भी सकता है। तो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ 125 बिलियन डॉलर। तो ये 125 बिलियन डॉलर में मैं कहता हूँ कि शुरू में अगर 10-20 बिलियन डॉलर आ जाता है तो पाकिस्तान की तकदीर बदलना शुरू हो जाती है, और उसके लिए MOUs ऑलरेडी साइंड हो गए हैं। दूसरा, मैं लोकल इन्वेस्टमेंट की तरफ आता हूँ। देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि जहाँ उन्होंने एग्रीकल्चर में इंसेंटिव देने की बात की, उन्होंने ज़मीनें जो हैं वो लीज आउट करने की बात की। लॉन्ग टर्म लीज नहीं है, ये रेंटल मॉड्यूल है, और बड़ा अच्छा रेंटल मॉड्यूल है। अच्छा, और इस रेंटल मॉड्यूल में जो सहूलत गवर्नमेंट दे रही है वो बिल्कुल क्लियर कट है। सबसे पहली सहूलत यह है कि एक्सेस टू रोड हैं, इसके बाद जो है वो पानी, बिजली और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट अपनी पूरी सपोर्ट करेगी। चौथा, इनको इस फार्मिंग को जो है वो पूरी डिजिटलाइज करके उसको जो है वो मॉनिटर गवर्नमेंट करेगी। और साथ साथ एक और चीज़ की जो इन्होंने बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो SIFC ले रही है, और हर जगह पे उन्होंने यूनिट्स बना दिए हैं, हर जगह पे उन्होंने कमेटियाँ बना दी हैं जो उन चीज़ों को मॉनिटर करेंगी। तो कोई वजह नहीं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ही पाकिस्तान को कहीं बुलंदियों पे लेके चला जाए, और पाकिस्तान की माशी तरक्की जो है वो बहुत पॉजिटिविटी में। सर देखें, वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर शख्स उनको खिराज तहसीन भी पेश कर रहा है। आपने भी एलेबोरेट करके बताया, आप उस मीटिंग में भी मौजूद थे। लेकिन बात यह है कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी मुल्क ने भी अपना काम करके दिखाना है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, फ्रेमवर्क्स बना दिए, जैसे कहते हैं कि जो एक जर्नी को कन्वीनियंट बनाने के लिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए अपने काम कर दिए। अब यहाँ पर फ्रिक्शन एक और क्रिएट हो गई ना कि जब तक प्राइवेट सेक्टर भी हाथ में हाथ डाल के नहीं चलेगा, तब तक के आप मुझे बताएं ना कि IMF प्रोग्राम की सक्सेस। एक बात आपने की बहुत प्यारी, जो कि आपने कहा सब्सिडीज़ का विड्रॉल, फिर उसके बाद आप हमेशा बात करते हैं, अपनी ताजे सनतकार बिरादरी आपसे नाराज़ भी हो जाती होगी, आप कहते हैं वेजेस को बढ़ाओ, मिनिमम वेज को बढ़ाओ, अपने वर्कर को एम्पावर करो, उसकी लाइफ को इम्प्रूव करो। ये बात भी आप करते रहें, और इसी प्रोग्राम में भी आपने किया और चैनलों पर भी की। बात यह कि ये वाले स्टेप्स लेने वाले लोग जो हैं वो आपके प्राइवेट सेक्टर के लोग भी तो राजी हो ना। वो कहते हैं ये टैक्स भी तो लोग पूरा, अभी वो बोले टैक्स सब पे करो। अब प्रॉब्लम ये, आप टैक्स जिधर से पे करवाना चाह रहे हो, अभी एक बड़े इकोनॉमिस्ट ने लिख कर दे दिया, यहाँ भी कर दो, रिटेल पे भी कर दो, तो वो जहां से लेंगे टैक्स वो हमसे ही टैक्स लेंगे। आप इन्फ्लेशन को फिर इंपैक्ट करने की बात कर रहे हो। आप वो बताओ जो प्राइवेट सेक्टर करके दे सकता है, कल टुमारो करके दे सकता है। देखिए, मैं टुमारो की बात नहीं करता, मैं आज की बात आज की ये बात करता हूँ कि SIFC के जो प्रोग्राम हैं, जो एग्रीकल्चर पर हैं, जो माइंस एंड मिनरल्स पर हैं, जो IT लेवल पर हैं, जो पावर एंड फ्यूल पर हैं, और उसके बाद डिफेंस पर हैं, ये 5 आइटम्स उसमें शामिल हैं। जो प्रेजेंटेशन हुई है और उसके बाद उस पर जो बात चल रही है, आज लोगों की लाइनें लगी हुई हैं कि वो एग्रीकल्चर में आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। आज लोगों की लाइनें लगी हुई हैं कि वो फ्यूल एंड पावर में चले जाएं। आज लोगों की लाइनें लगी हुई हैं कि वो IT सेक्टर में चले जाएं। आज लोगों की लाइनें लगी हुई हैं कि वो माइंस एंड मिनरल्स में चले जाएं, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, ये एक वो जज्बा है जो इस वक्त तमाम कारोबारी लोगों के पास है, और हमने ये अहद किया है आर्मी के साथ बैठकर कि जी हम स्पॉन्सर करेंगे सारे पाकिस्तान में रोड शोज, ताकि ताजिर बरादरी को बुलाएं, उनको इसकी अवेयरनेस दें। सर, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। प्रॉब्लम 60 दिन का है। 60 दिन के बाद एक तलवार लटक रही है IMF की,
वो 60 दिन के बाद देखें, ये वाला प्रोग्राम हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी के लिए, मुल्क की जिसे आप कहें कि सालमियत के लिए बड़ा ज़रूरी दुनियावी तौर पे, एंड आई एम ऑन द सेम पेज लाइक यू आर ऑन द सेम पेज, बट आफ्टर 60 days IMF is going to question what we have done in these 90 days. देखिए मैं अब प्रॉब्लम ये है मैं ना, फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये कल का प्रोग्राम नहीं है, ये आज का प्रोग्राम है। इस पे जितनी तेज़ी से काम हो रहा है, आपकी सोच है अली भाई। रोज़ाना मीटिंग्स हो रही हैं, रोज़ाना जो है वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, लोकेशंस तय हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही है, MOU साइन हो रहे हैं। इस वक्त तो पूरा सिनारियो चेंज हुआ है। नहीं, मैं और agree करता हूं हर उससे। आदमी जो है वो इस पे आगे आ रहा है। मैं ये अच्छा चले, समझता मैं हूं कि स्ट्रेट ये- फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जी। अगली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, प्रॉब्लम? अगर बढ़ता है तो, मतलब अगर की बात हो रही, देखिए, अगर बढ़ता है आपको आपने प्रॉब्लम, फिर- क्योंकि आप करना पड़ेगा। एक दफा आपको दे दी रिलीफ, अब आप कहें जी मुझे बार बार रिलीफ दें, तो बार बार मेरे ख्याल से स्टेट बैंक के गवर्नर आपको रिलीफ तो नहीं देंगे। रियल सिचुएशन को देखेंगे, अगर उनको लगेगा इन्फ्लेशन हॉल्ट हुई भी है तो ठीक है, अगर इन्फ्लेशन नंबर्स ये कहेंगे 26.5%, तो सॉरी, फिर आपकी बात तो नहीं मैं मानी फिर आपसे जाएगी। ये कहता हूँ कि जो हमारे इन्फ्लेशन forward। रेट हैं, जो अभी वीकली वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो नीचे की तरफ हैं, वो बड़े ऊपर की तरफ नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती सर है। और वीक ऑन इंशाल्लाह- वीक जो आया है वो भी ज्यादा आया है। नहीं, लास्ट वीक ऑन वीक में 0.3% की कमी है, और मेरा ख्याल है कि ये वक्त के साथ साथ और कम हो जाएगा। इसलिए कि जो एक इन्फ्लेशन की लहर आनी थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड कर रही है। डॉलर की
जाएगा और इसका ख़त्म किया जाएगा और इसका इफेक्ट आपने देख लिया। साथ में उन्होंने कहा कि जो डॉलर स्मगल हो रहे हैं उसको भी रोका जाएगा, वो भी आपने इफेक्ट देख लिया। साथ साथ उन्होंने एक बात और भी कही जो मैं आज भी इसका अपने इस प्रोग्राम में स्ट्रेस करता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो गैर कानूनी तारिकीन वतन हो, चाहे उसमें किसी भी किस्म के नेशनलिटी के लोग शामिल हों, बिलखुसूस अफ़गान और दूसरे, उसमें उन्होंने कहा कि उनको किसी सूरत में पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। कराची के लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात हुई। कराची के लॉ एंड ऑर्डर में ये खदशा ज़ाहिर किया गया कि इसमें गैर मुल्की अनासर मुलविस हैं जिसमें अफ़गान सर फहरिस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके क्रैकडाउन का ऑर्डर दे दिया है और जो भी इलीगल यहाँ पर इमिग्रेंट है वो अब पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। मैं समझता हूँ कि देखें इस पर एक रिएक्शन तो आएगा, इस पर इंटरनेशनली भी जो है वो बात होगी, लेकिन दुनिया का कौन मुल्क है जो अपने पास इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो कबूल करता हो? कोई भी नहीं करता और उनको वो वापस भेज दिया जाता है जहाँ से वो आते हैं, उनकी सज़ाएँ पूरी होने के बाद या वैसे ही उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इस पर मैं समझता हूँ हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें मैं समझता हूँ खुशी महसूस करनी चाहिए कि हुकाम बाला ने गैर कानूनी तारिकीन वतन का पाकिस्तान में मौजूदगी का सख्ती से नोटिस लिया हुआ है और उसको उस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए तमाम सर जो सलाहियतें हैं वो बरोकार लाई जाएंगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इससे पाक किया जाएगा। अच्छा, ये अहम नुक्ता जैसे आपने बयान किया, इसके साथ साथ आप पता होगा इसकी वजह से थोड़ी सी कशीदगी भी बढ़ी है, बॉर्डर्स कमिशंस वगैरह की भी खबरें आती नहीं, हमारे मीडिया के ऊपर वो नहीं शो की जाती, लेकिन मेन एम ये, और हमें करनी भी नहीं चाहिए ज़्यादा डिस्कस, क्यों बिला वजह एक चीज़ को हाईलाइट करें। लेकिन अब बात यह है कि ये एंटी स्मगलिंग को अगर हम मेजर्स को एक्टिव करते हैं तो यहाँ पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड या जो भी उसकी मौजूदा शक्ल है वो भी मुतासिर होगी। सो हाउ कैन वी मैनेज बेटर? डू यू थिंक वी कैन ब्रिंग इन मोर मेजर्स कि हम ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को रोक सकें? देखिए अभी पिछले हफ्ते जो है वो चैम्बर में भी आए थे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आए थे, हमारे वज़ीर तिजारत आए थे गौहर एजाज साहब, और उन्होंने बड़ा कैंडिडली ये कहा कि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसको वो बड़ी सख्ती से मॉनिटर करेंगे, जिसमें हर चीज़ का उन्होंने SOP दिया कि ये SOP होगी और ये ट्रांजिट ट्रेड में जाके वहाँ पे माल जाके बिकेगा, उसकी एंट्री जो है वो वापस यहाँ आएगी और उस एंट्री के ऊपर जो है वो उसकी जो सिक्योरिटी मनी वो रिलीज़ होगी। इन्होंने पूरा इसका तरीक़ेकार बताया। मैं समझता हूँ कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने 1 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी और जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो जो आम शिकायत है कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का माल पाकिस्तान में ही बिकता है या सर्कमेंट होकर वापस आ जाता है या जाता ही नहीं है और सिर्फ कागजी एंट्रियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैनेज हो जाएंगी। देखें रूल्स बने हुए हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, बात सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की है कि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, चंद मुट्ठी भर लोगों की जेबें गर्म हो जाती हैं, तो मैं समझता हूँ मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। और आज अगर गवर्नमेंट की सिंसियरिटी है कि इस काम को करना है, ये चीज़ें, ये गलत प्रैक्टिसेस रोकनी है और हमारे डॉलर को ज़ाया होने से बचाना है, हमारे एक्सचेंज रेट को बेहतर करना है, हमारी लोकल प्रोडक्ट्स को तरजीह देनी है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई और निज़ाम नहीं है जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है और उसको जो है वो आगे काबिल अमल बनाना है। अच्छा अहमद शनाई साहब, आप छोटे ताजरों की बड़ी नुमाइंदगी करते हैं और मैंने देखा है उनकी बहुत इज़्ज़त अफजाई भी करते हैं, उनकी हर प्लेटफॉर्म पर उनके हक़ में बात करते हैं। बात यह कि एक साहब हैं शबर जैदी साहब, जब वो साबिक चेयरमैन FBR थे तब तो उनके जहन के अंदर शायद इतनी चीज़ें नहीं आती थी, अब बहुत ज़्यादा आती हैं और अब जो भी बुलाता है वहाँ चले जाते हैं। और अब उन्होंने एक जो शोशा छोड़ा उसकी वजह से एक मार्केट में बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया। उन्होंने कहा इस मुल्क के अंदर इतने टन गोल्ड आता है। आई डोंट नो वेयर ही गॉट द स्टैट्स फ्रॉम, लेकिन आई एम श्योर के दे मे बी रिलायबल, बट द इशू इज़ उसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया। डू यू एक्चुअली फील कि इतनी टनेज का गोल्ड आता है? नंबर 2, इतनी टनेज का गोल्ड आता है तो क्या उसकी पेमेंट इतने मिलियन डॉलर्स में होती है? ये मुझे ज़रा वजह से बताएं, आप भी मार्केट को जानते हैं, अजीब पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, बच्चों की लोगों ने शादियां करवानी है, जहेज बनवाना है, किस तरह से होगा? शब्बर जैदी की बात पे कमेंट नहीं करता, मैं अपनी बात करता। आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। और शब्बर जैदी के जो भी परसेप्शन होंगे माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे काबिल शख्स हैं, लेकिन मेरा परसेप्शन जो है वो इनसे एंटायरली डिफरेंट है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की पेश नज़र कही होंगी। हम मार्केट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हम उस पर बात करते हैं। देखिए गोल्ड जो है वो मैं समझता हूँ कि तमाम
तर फैमिलीज़ की एक बुनियादी ज़रूरत होती है कि उनको उसकी ज़रूरत होती है। माना ये कि गोल्ड की स्मगलिंग भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और माना ये कि गोल्ड जो है वो ऑफिशियल चैनल से भी आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आज इस बात की सख्ती से ज़रूरत है कि गोल्ड को ऑफिशियल चैनल पे ही डाइवर्ट किया जाए और ऑफिशियल उसकी जो है वो सेल्स आई जाएँ, लेकिन उस सिस्टम को, उस निज़ाम को आसान बनाया जाए ताकि ये जो हमारी इलीगल ट्रेड है उसको हम डिस्करेज कर सकें। हमको डिस्करेज इस तरह नहीं करना कि हमारी आम आवाम जो है वो परेशान हो जाए, छोटा ताजर जो है वो ये कहे कि जी हमारे कारोबार के तमाम मौके जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। छोटे ताजर को भी जो है वो हर मौका मिलना चाहिए, लेकिन कानून की हद में रहते हुए, और उनकी तस्दील नहीं होनी चाहिए। उनको जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए कि हाँ जी ये लीगल इंपोर्ट है, ये इस तरह होगी और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप भी इस नेटवर्क में आ जाएं। मैं समझता हूँ कोई भी शख्स जो है वो अपने ऊपर मुसीबत नहीं ला देगा। हर शख्स यही चाहेगा कि हाँ अगर मैं मुनासिब तरीके से जो है वो लीगल चैनल में आ जाता हूँ तो मैं आने को तैयार हूँ, मैं टैक्स भी भरूँगा। और ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जी पाकिस्तान का कोई शहरी टैक्स नहीं भरता। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की अपनी तादाद जितनी भी है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो पानी भी अगर पीता है तो उसका टैक्स दे रहा है। तो हमें चीज़ों को रैशनलाइज करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, और वंस ये डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये जो आम फहम ख्याल है कि लोग टैक्स नहीं देते, वो शायद हम बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने बयान किया, और ज़ाहिरी बात है लोगों को इसको समझना चाहिए। आई थिंक पहला आप जैसा शख्स है जिसने तहमुल मिजाजी के साथ ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से अरबाब इक़्तिदार को भी इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और अहमद चिनाई साहब ने जैसे कहा, ज़ाहिरी बात है हर पैराए में हर चीज़ को नहीं लिया जा सकता। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें स्टेक होल्डर्स को भी और मार्केट के जो की प्लेयर्स होते हैं उनको साथ रख के फ़ैसला साजी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली रियलिस्टिकली चीज़ों को देखना चाहिए। अहमद चिनाई साहब का बहुत शुक्रिया, और आखिर में इस अबहम को वाज़े करने का, इसको क्लियर करने का लोगों के जहनों में, इसका भी बहुत शुक्रिया। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, मैं टीम को जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।